Hello friends and students, this is Ahmed Ansari and I welcome you all to our YouTube channel. प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एक सीरीज पर काम कर रहे हैं और वो सीरीज है इडियम्स एंड फ्रेजेस की। इसके पहले हम लोग प्रीवियस क्लासेस में कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस कर चुके हैं और आई होप कि आपने उसको लर्न कर लिया होगा। जो लोग भी जिन लोगों ने उन वीडियोस को देखा है, उम्मीद करता हूं कि उन लोगों ने उसको पसंद किया होगा और सारे इडियम्स और फ्रेजेस को लर्न कर लिया होगा। और मैं उनसे ये भी उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं जो सर पढ़ा रहे हैं, जो सर डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारे काम का है और हम आसानी से इसको लर्न कर रहे हैं, तो अपने दोस्तों को, अपने मिलने वालों को उसको फॉरवर्ड करिए और बताइए कि इस चैनल को, यानी अहमद अंसारी सर इंग्लिश चैनल को, वो लोग सब्सक्राइब करें और अपने व्यूज़ को बढ़ाएं, जिससे कि मुझे इंकरेजमेंट मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, तो मैं आपकी और अच्छे से सेवा कर सकूंगा। जैसा आप सभी जानते हैं कि ये तो अभी शुरुआत है। मैंने पहले भी बताया था कि शुरुआत में मैंने वोकैबुलरी से शुरू किया है, यानी वोकैब से शुरू किया है, और एसएससी या आपका कोई भी XY एग्जाम हो जिसमें एयरफोर्स है, सीरियस है, नेवी का है, कोई भी एग्जाम हो, एनडीए है, उसमें वोकैब्स का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और किसी भी भाषा को बोलने के लिए, उसको सीखने के लिए वोकैब्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। कोई भी न्यूज़ आप पढ़ते हैं, कोई भी नॉवेल पढ़ते हैं, तो अगर आपकी वोकैब्स अच्छी नहीं तो डेफिनेटली यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड the particular line, para, passage which you read। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग ग्रामर पर आएंगे और ग्रामर भी बहुत ही अच्छे से आपको समझाया जाएगा और बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। या आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा, वैसे तो बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं, मैं भी देखता हूँ, देख रहा हूँ, सबके अपने अपने अलग अंदाज है, सभी अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट हो वो चीजें आप तक पहुंचें और आप जब एग्जाम में जाएं तो आसानी से आप एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो इन्हीं बातों के साथ आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना सेशन इडियम्स एंड फ्रेजेस। जो हमारा प्रीवियस जो लेक्चर था, उसके बाद यहाँ पर हम लोग उसी बात को आगे बढ़ाएंगे कि इडियम्स और फ्रेजेस को कैसे लर्न करते हैं। चलिए, आज का पहला जो इडियम आपके सामने आने वाला है, दैट इज बाइट द बुलेट। बच्चों, बाइट द बुलेट, मैं जिस हिसाब से आपको समझाता हूं उसी के अकॉर्डिंग आज भी यहां पर बात करेंगे। बाइट का मतलब चबाना होता है, बुलेट का मतलब गोली। अब देखिए, बहुत आसानी से इसको लर्न करेंगे। क्या हम और आप गोली चबाएंगे? नो, हो ही नहीं सकता कि हम आप गोली चबाएं, कोई नहीं चबाएगा। न गोली आप चबाएंगे, न गोली आप खाएंगे, क्योंकि ये कोई दवा या मेडिसिन की गोली नहीं है, ये बुलेट की बात हो रही है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जहां पर हमें कुछ काम ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। सपोज करिए कि आप कहीं जा रहे हैं और आपके पास पैसा है, लाख 2 लाख रुपए आपके बैग में है, और एक गुंडा आता है, वो आपके कनपटी में अपनी रिवॉल्वर लगा देता है और
कहता है कि सारा पैसा मुझे दे दो और नहीं तो गोली खाओ। तो बच्चों ये भी वही चीज है, बाइट द बुलेट। अब आप करेंगे क्या? मेरी बात का जवाब दीजिए कि अगर आपके पास लाख 2 लाख रुपए है और कान पे पिस्टल रखी हुई है तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे? पैसा उसको दे देंगे, क्योंकि आप गोली नहीं खाएंगे। तो यहाँ पर भी वही है, बाइट द बुलेट, यानी हम बुलेट चबाएंगे नहीं, लेकिन अगर चबाना पड़े तो जाहिर सी बात है कि इससे रिजल्ट क्या निकला कि हम पैसा तो दे दे रहे हैं, अगर पैसा नहीं देंगे तो गोली खाना पड़ेगा। तो बात यहाँ पर समझने वाली ये है कि कोई ऐसा काम, वो काम जो ना चाहते हुए भी आपको करना पड़ता है, उसी को कहते हैं बाइट द बुलेट। यानी बाइट द बुलेट का मतलब ना चाहते हुए कोई काम करना। हिंदी में आप लिख लीजिए और इंग्लिश में एक्सेप्ट something unpleasantly which can't be avoided। यानी ऐसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, यानी ना चाहते हुए भी कोई काम करना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं बाइट द बुलेट। नेक्स्ट जो इडियम मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसको हमने आम से लिया है, जैसे एट आर्म्स लेंथ। बच्चों इसको आपने बहुत बारहा देखा होगा, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा यहां पर हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि कोई भी आपका साथी है या फ्रेंड है या मिलने वाला है, उससे आपने कहा भाई एक हाथ की दूरी पर रहो। जैसे आजकल कोरोना महामारी है तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हर जगह हमें ये बताया जा रहा है कि 1 मीटर की दूरी पर रहिए, यानी हम लोगों को अपने से अवॉइड, दूर कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? एट आर्म्स लेंथ का मतलब है कि अपने दोस्तों को या अपने मिलने वालों को अपने से दूर रखना। तो यहां पर इंग्लिश में हो जाएगा एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है कि किसी के साथ भी अनफ्रेंडली या अनप्लीजेंटली व्यवहार करना, यानी दूर रखना। तो इसको इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे अवॉइड बीइंग फ्रेंडली। अब आजकल कोरोना में हम लोग फ्रेंडली भी नहीं हो रहे, क्योंकि अगर फ्रेंडली हो गए तो कोरोना, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में बहुत तेजी से फैल रहा है। तो हमें बस इस इडियम को याद कर लीजिए, जब कहीं भी आप जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, बस समझ लीजिए कि एट आर्म्स लेंथ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है ओ विद ओपन आर्म्स। विद ओपन आर्म्स, यहां पर भी जो ये इडियम लिया गया है इसमें भी आर्म आया है। आर्म का मतलब ये हमारी भुजाएं होती हैं और खुली। ये देखिए, ये मेरा जेस्चर देखिए आप, कि जब कोई भी फ्रेंड आपके पास आता है तो आपने ये बाहें खोल दी हैं। तो विद ओपन आर्म्स, इसका मतलब हुआ कि खुले दिल से, यानी आपने अपने दोस्त के लिए अपनी भुजाएं खोली हैं, तो खुले दिल से हिंदी में। और इंग्लिश में बीइंग टू फ्रेंडली और
welcome someone very enthusiastically। तो विद ओपन आर्म्स का मतलब हुआ या तो बहुत ज्यादा आप किसी के क्लोज हो रहे हैं या किसी का स्वागत एकदम खुले दिल से कर रहे हैं, तो विद ओपन आर्म्स। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है अप इन आर्म्स। बच्चों, अप का मतलब ऊपर उठाना और आर्म्स का मतलब भुजाएं। आप देखिए कि इसको इस तरीके से याद करेंगे कि आपने अपनी भुजाएं इसे उठा ली है अप, यानी कि आप किसी चीज के लिए तैयार है। कोई चीज ऐसी है कि जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, जैसे चार दोस्त हैं या किसी सब्जेक्ट पर बात हो रही है और अचानक कोई ऐसी चीज आती है जिसमें लोग खड़े हो जाते हैं एक दूसरे के विरुद्ध और अपनी भुजाएं खोल देते हैं। तो अब इन आर्म्स, इसका मतलब हुआ कि आपने अब अपने हाथ उठा लिए हैं। जैसे किसी आप देखते हैं कि कोई भी रेजोल्यूशन पास होता है या कोई ऐसी चीज पास होती है तो आप लोग हाथ उठाते हैं, वो किसी के भी अगेंस्ट हो, वो टेररिज्म के अगेंस्ट हो, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो। तो यहां पर भी अब इन आर्म्स, यानी जब हमारे हाथ उठ गए यानी हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हैं। जो चीज हमें अच्छा नहीं लग रहा है हम उसके खिलाफ, यानी बहुत ही स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करना। तो इंग्लिश में इसको लिखेंगे प्रोटेस्टिंग स्ट्रांगली। जैसे बहुत सारे मौके पर हमें अपने आर्म्स को ऊपर करना पड़ता है, यानी जैसे हम लोग जब कॉलेज में थे फीस हाइक हो जाती थी तो सारे बच्चे क्या करते थे, अप इन आर्म्स, यानी वो उस फी हाइक के अगेंस्ट सड़क पर उतर आते थे और वही अप इन आर्म्स है। तो अभी हमने यहाँ पर 4 इडियम्स एंड फ्रेजेस दिए। पहला बाइट द बुलेट था, दूसरा एट आर्म्स लेंथ है, तीसरा आपका विद ओपन आर्म्स है और चौथा आपका अप इन आर्म्स है। इसको लिख लीजिए। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आइडियम है अ फीदर इन वंस कैप। बच्चों बहुत आसानी से इसको हम लोग लर्न करेंगे। कैप टोपी होती है और फीदर का मतलब पंख होता है। आपने देखा होगा फिल्मों में या नाटक में जो राजा महाराजा थे, यानी जो मुगल सम्राट थे, वो कैप लगाते थे और उसमें पक्षियों के पंख हुआ करते थे। उसका मतलब क्या होता था कि उन्होंने कुछ ना कुछ अचीव किया। जैसे कोई राज फतेह करते थे तो उसमें एक पंख और लगा लेते थे। तो यहां पर भी बच्चों अ फीदर इन वंस कैप एकदम सिंपल है याद करने का तरीका कि जब आप जिंदगी में कोई चीज अचीव करते हैं, यानी कोई बड़ा कारनामा करना, हिंदी में कोई बड़ा कारनामा करना, इंग्लिश में यानी आपने अपनी टोपी में एक और फीदर लगा लिया है। अ फीदर इन वंस कैप अचीव समथिंग बिग, यानी कोई बड़ी चीज अचीव करना। अभी आप लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, जब किसी अच्छे पद पर पहुंच जाएंगे और आपके मोहल्ले में आपके गांव में ये शोर हो जाएगा, भाई फला का लड़का उसने तो आईएएस में टॉप किया है, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि ही एडेड अ फीदर इन हिज कैप।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है bark the wrong tree। दोस्तों बार्क का मतलब होता है छाल निकालना, रॉन्ग आप जानते ही ट्री का मतलब पेड़ होता है। अब यहां पे देखिए क्या लिखा है, बार्क अप द wrong tree। बार्क अप का मतलब होता है छाल निकालना गलत पेड़ की। अब इसको देखिए थोड़ा सा सेंस में जाइए कि आप किसी भी पेड़ की छाल निकालने गए हैं और आपको ये पेड़ लेना था लेकिन आपने दूसरा पेड़ ले लिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप गलत फहमी में आ गए, यानी आप डिसाइड नहीं कर पाए कि ये पेड़ है कि वो पेड़ है। तो बच्चों वेरी सिंपल, बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मतलब हुआ गलत फहमी में होना। इसको इस तरीके से भी लिया जा सकता है कि हम ऐसे व्यक्ति को समझा रहे हैं जहां पर उसको समझाने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, तो हिंदी में हम इसको कह सकते हैं कि गलतफहमी में होना और डूइंग समथिंग विथ द realization that there is no chance। यानी कोई भी काम करना जिसको लेकर हम लोग गलतफहमी में है कि भाई कोई चांस तो है नहीं, तो बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मतलब हुआ गलतफहमी में होना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इडियम है वो है थ्रो आउट द बेबी विद द बाथ वाटर। बच्चों थ्रो आउट द बेबी विद द बाथ वाटर, वेरी सिंपल कि आपने किसी टब में बच्चे को नहलाया, जब बच्चे को आप टब में नहलाते हैं तो सारा गंदा पानी उस टब में जो पानी होता है वो गंदा हो जाता है, यानी जो बच्चे की मैल है उसी टब में निकल आती है। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, थ्रो आउट द बेबी विद द बाथ वाटर, यानी उसी पानी के साथ अगर आपने बच्चे को फेंक दिया तो वेरी सिंपल कि आपने क्या किया, बच्चा तो नहा धो के एकदम साफ है, साफ सुथरा है, तो गंदे पानी के साथ आपने साफ सुथरे बच्चे को भी फेंका। इसका मतलब क्या हुआ कि बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयों को भी निकाल देना, यानी बुराई तो गंदगी तो आप निकाल ही रहे हैं लेकिन उसके साथ आप अच्छाई भी निकाल रहे हैं, तो बुराइयों के साथ साथ अच्छाई को भी निकाल देना। अब यहां पे मैं इंग्लिश में लिख दूंगा कि लूज बैड थिंग as well as good। तो throw out the baby with the bath water, lose bad thing as well as good। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इडियम है वो है अंडर द थंब ऑफ। देखिए अंडर द थंब ऑफ, थंब का मतलब अंगूठा होता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जब कोई अपना इन्फ्लुएंस बताता है किसी भी चीज पर तो बोलेगा रे तो मेरे अंगूठे के नीचे, तो अगर किसी के अंगूठे के नीचे है आप अंडर द थंब ऑफ, तो इसका मतलब हुआ कि आप उसके कंप्लीट इन्फ्लुएंस में हैं और कंप्लीट प्रभाव में। तो इसको ऐसे समझिए कि आपका अंगूठा है और आपके नीचे कोई। तो अंडर द थंब ऑफ का मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के आप कंप्लीट इन्फ्लुएंस में यानी उसी के प्रभाव में है। तो किसी के प्रभाव में होना, किसी के अंडर में होना। अब देखिए जैसे
अगर बात की जाए कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी हैं और मिस्टर आदित्यनाथ योगी जी जो है उनके कंप्लीट प्रभाव में, यानी जो वहाँ से जो चीज़ें पास होती हैं वही चीज़ें यहाँ पर भी दिखाई जाती हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अंडर द कंप्लीट इन्फ्लुएंस ऑफ समवन, यानी किसी भी व्यक्ति के कंप्लीट प्रभाव में होने को हम बोलते हैं अंडर दी थंब ऑफ। अब इसके बाद दो इडियम्स हमारे और बचते हैं। यहाँ पर 8 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यानी पांचवा अफीदर इन वन स्टेप, अचीव समथिंग, बहुत बड़ा कोई कारनामा करना, बार्क अप द रॉन्ग ट्री, डूइंग समथिंग विद द रियलाइजेशन दैट देयर इज नो चांस, थ्रो आउट द बेबी विद द बाथ वाटर, यानी बुराइयों के साथ अच्छाइयों को भी निकाल देना। अंडर द थंब ऑफ का मतलब होता है अंडर द कंप्लीट इन्फ्लुएंस ऑफ समवन, यानी किसी भी व्यक्ति से आप अच्छी उसके अंडर में हैं, उसके इन्फ्लुएंस में हैं। ये चारों आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद दो और डिस्कस करते हैं, प्लीज टेक योर टाइम। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एट द टॉप ऑफ द ट्री। बच्चों, एट द टॉप ऑफ द ट्री यानी पेड़ के सबसे टॉप पर, बहुत आसानी से इसको मैं आपको लर्न करा दूंगा। एट द टॉप ऑफ द ट्री का मतलब है कि एक पेड़ है और उसके जो सबसे टॉप पर है, यानी वो सबसे ऊंचे पद पर बैठा हुआ। तो एट द टॉप ऑफ द ट्री का मतलब क्या हुआ कि किसी भी ऑफिस में, किसी भी जगह पर जो किसी भी संवैधानिक पद पर है और सबसे टॉप पर है, सीधे सीधे इसको ये कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो टॉप पोजीशन पे होगा। जैसे मैं कहूं कि मिस्टर मोदी इज एट द टॉप ऑफ द ट्री इन इंडिया, यानी कहने का मतलब भारत में जो मोदी हैं वो सबसे टॉप पर है। या बीजेपी में मैं कह दूं कि इन द बीजेपी मिस्टर मोदी इज एट द टॉप ऑफ द ट्री, तो किसी भी सबसे ऊंचे पद पर होना। तो being on the top position in any organization, बहुत आसान है। एट द टॉप ऑफ द ट्री का मतलब यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे टॉप पोजीशन पर होना। इसके बाद आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट जो इडियम डिस्कस होने जा रहा है दैट इज रब शोल्डर्स विद। ये भी बहुत आसानी से आप लर्न कर सकते हैं। रब शोल्डर्स विद कहने का मतलब, रब का मतलब रगड़ना, शोल्डर्स का मतलब कंधा, यानी जब आप कंधों को रगड़ते हुए चलते हैं, वेरी सिंपल, कि जब किसी के साथ आप बहुत क्लोज होते हैं, यानी एकदम क्लोज होते हैं, तो आपके कंधे रगड़ खाते हैं। तो इसी तरीके से इस इडियम को तैयार किया गया है कि रब शोल्डर्स विद, यानी बहुत किसी के बहुत ही करीब होना। तो यहां पर मैं इंग्लिश में लिख सकता हूं कि बी वेरी
close with someone। तो बच्चों, ये थे आज के 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपने इसको नोट डाउन भी किया होगा। यहां पर फिर आपको एक चीज याद दिलाता हूं कि जितने भी इडियम्स फ्रेजेस हैं ये कहीं ना कहीं प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर से लिए गए हैं और श्योरली ये आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और एक चीज़ यहाँ पर मैं और मेंशन करना चाहता हूँ कि मेरी टीचिंग बहुत ही नेचुरल है, कोई बनावटी नहीं है कि मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भी इसमें चीज़ें पेश करूँ। बहुत ही नेचुरल तरीके से मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे सामने ऑडियंस बैठी है वो भी मेरी तरह है, तो मैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियोस पसंद आएंगे और इससे बहुत ज़्यादा फायदा भी मिलेगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।